इस सेशन में बात करते हैं कंटेंट राइटिंग होती क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है और कैसे कंटेंट राइटिंग को यूज़ किया जाता है। एक बार हम नेट के ऊपर चलते हैं, नेट के ऊपर देखते हैं कंटेंट राइटिंग टॉपिक्स। कंटेंट टॉपिक्स, जब हम कंटेंट राइटिंग के टॉपिक्स के अंदर आते हैं तो बेसिकली एक आपको काफ़ी टॉपिक्स दिखाता है जिनके बेस पे आप कंटेंट को लिख सकते हैं। कंटेंट लिख सकते हैं ट्रैवल के बेस पे, फॉर द सोशल मीडिया, फॉर हेल्थ रिलेटेड, मतलब जितनी भी तुम्हारी कैटेगरी होती है उन कैटेगरी के अराउंड लमसम आप कंटेंट को लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कंटेंट की डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज़ द कंटेंट राइटिंग, व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग। जैसे आप कंटेंट राइटिंग की डेफिनेशन देखते हैं तो कंटेंट राइटिंग की डेफिनेशन तुम्हारे पास यहाँ पे आती है। The process of creating and publishing written content for a variety of purpose, including marketing, education, and entertainment. So, in this way, you can see that कि जो भी आप कंटेंट लिखते हो वो यूजर्स के ओरिएंटेड, और वो बिजनेस के लिए भी हो सकता है, वो एजुकेशन के लिए हो सकता है, वो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोशन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। टाइप ऑफ द कंटेंट के अंदर जाते हैं तो काफ़ी टाइप आते हैं कंटेंट्स के अंदर। द टाइप ऑफ द कंटेंट कैन बी एजुकेशन बेस्ड कंटेंट, इट कैन बी मार्केटिंग बेस्ड कोस्ट कंटेंट, और प्रमोशनल काइंड ऑफ द थिंग्स। मतलब हर अलग अलग कैटेगरी के अंदर आप कंटेंट्स को लिख सकते हैं। आप कंटेंट को इंडस्ट्री रिलेटेड भी हटा लिख सकते हो। हेलो सर। हेलो हम्म सर, सिर्फ 2 मिनट, एक चीज पूछना था। हम्म सर, जैसे जो वेबसाइट पे आपने किसी सर तो वो कीवर्ड सर मतलब गूगल में रैंक करने लगता है, मान लीजिए कि 19वें पोजीशन पे या 22 पेज पे, हम्म और उसके बाद में एकाएक गायब हो जाता है सर, हफ्ता 10 दिन रह के। मतलब ये नहीं कि उसके पीछे नहीं जाता है हम्म और वहीं से आगे जाता है 2-3 पोजीशन, और उसके बाद जस्ट गायब हो जाता है। दिस इज नोन एज फिर द इनिशियल रैंकिंग। इनिशियल रैंकिंग होती है तुम्हारी, 1-2 दिन के लिए रैंकिंग आते हैं। वो जब तुम्हारे पेज को इंडेक्स को क्रॉल करता है तो उसके बाद रैंकिंग दिखाता है। यदि उसके बाद तुमको उसको लगता है कि तुम्हारा पेज उस चीज़ के रिलेवेंट नहीं है तो उसमें से रैंकिंग को हटा देता है। नहीं सर, तो ये ज्यादा से ज्यादा मतलब रैंकिंग में रहता है, गायब 2-3 दिन के लिए होता है। और जो मेन कीवर्ड था वो तो परमानेंटली गायब हो गया है, लेकिन जो उसका सेकेंडरी कीवर्ड है वो मतलब 2 दिन के लिए बीच में गायब हो जाता है, फिर आ जाता है, फिर हफ्ता 10 दिन रहता है, फिर उसके बाद गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, कोई रीजन इसका? वो तुम्हारा आईपी बेस पे भी हो सकता है कि वो चैट, अभी तुमने अभी स्टार्टिंग हुई होगी तुम्हारी रैंकिंग आने के लिए। जी 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 जी। हाँ, तो उसी की वजह से वो इनिशियल रैंकिंग आती है। वो तुम्हारे पेज को टेस्ट करता है अलग अलग कीवर्ड के हिसाब से, जो भी तुमने उसमें कीवर्ड इंक्लूड किए हुए हैं। अच्छा वो अच्छा। जब तुम्हारा हो जाता है कुछ टाइम ड्यूरेशन रैंकिंग के बाद, जब वो एक लॉन्ग टर्म तक चलता है। ओके। ठीक है, इसके अंदर हम चलते हैं इंडस्ट्री बेस्ड कंटेंट राइटिंग। व्हाट इज द इंडस्ट्री बेस्ड कंटेंट राइटिंग। जैसे हम देखते हैं कि इंडस्ट्री बेसिस कंटेंट राइटिंग, इंडस्ट्री बेस्ड कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं तो इंडस्ट्री बेस्ड हम कंटेंट राइटिंग हम कह सकते हैं कि आप एक पर्टिकुलर कंटेंट राइटिंग के लिए लिखते हो। द इंडस्ट्री कैन बी ई कॉमर्स, लीगल, फैशन, एजुकेशन, फाइनेंस, टेक। जो भी आपका अलग अलग टाइप का इंडस्ट्री होते हैं उनके बेस पे तुम अपना कंटेंट लिखते हो। फॉर द हेल्थ, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट होता है उसके अंदर। अब दूसरी टर्म्स आती है कंटेंट राइटिंग के अंदर, नीच, जिसको हम कहते हैं NICHE, जिसकी वर्ड होता है NICHE। इसका मतलब होता है कि तुम किस चीज़ को एक ले रहे हो। मतलब नीच के अंदर जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे आ रहा है, तुम अपने जो कंटेंट लिखोगे वो लिखोगे केवल ब्लॉग पोस्ट के लिए, तुम कंटेंट लिखोगे वो केवल एजुकेशन के लिए लिखोगे, तुम कंटेंट केवल केस स्टडी लिखोगे, कोई भी एक प्रोजेक्ट वगैरह है उस प्रोजेक्ट की केस स्टडी आप लिखोगे। आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए मतलब एक आप एक टॉपिक को सिलेक्ट करोगे, उस टॉपिक को सिलेक्ट करके आप उस पे कंटेंट लिखना स्टार्ट करोगे, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ मैं इस चीज़ के रिलेटेड कंटेंट को लिख सकता हूँ और आई कैन परफॉर्म बेटर इन दिस फील्ड। सो आप उस चीज़ के लिए कंटेंट लिखना स्टार्ट करोगे। दूसरी इसमें डेफिनेशन आती है कि नीच, तो आपने देख ली कि काफ़ी टाइप की नीच है। क्रिप्टो करेंसी, को की स्टडी, डिजिटल मार्केटिंग, ये काफ़ी टाइप की तुमको नीच दिखाई दे रही है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि हम किसी भी नीच को कैसे सिलेक्ट करें। हाउ टू सिलेक्ट नीच।
अब नीच सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना इंटरेस्ट फाइंड करना है कि तुम्हारा मेन इंटरेस्ट किसके अंदर है। इंटरेस्ट तुम्हारा हो सकता है हेल्थ के रिगार्डेड, ट्रेवल के रिलेटेड या फिर अलग टाइप से। आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट फाइंड करना है। जैसे आप अपने इंटरेस्ट को फाइंड कर लोगे और उसके रिलेटेड आपको ये चेक करना है कि इस टॉपिक्स के लिए, इस जैसे हेल्थ के लिए आपका इंटरेस्ट है, फिर आपको ये चेक करना है कि हेल्थ के रिलेटेड मेरी क्या स्किल्स है जिनके पे मैं कंटेंट लिख सकता हूँ। तो वो चीज़ आपको करनी है कि हेल्थ के रिलेटेड आपको चेक करनी है। फिर उसके बाद आपको अपनी जो भी कंटेंट आप लिख सकते हो हेल्थ के रिलेटेड, आपने देख लिया कि मैं केवल फिटनेस के बारे में बात करूँगा, स्पोर्ट्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में बात करूँगा। फिर उसमें आपको मार्केट रिसर्च करनी है। मार्केट रिसर्च का मतलब होता है कि जो फिटनेस के रिलेटेड है, फिटनेस के रिलेटेड लोग किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। लाइक इन द टर्म ऑफ दे आर टेकिंग इंटरेस्ट इन द योगा, या फिर वो आउटडोर एक्टिविटीज़, इट कैन बी फुटबॉल, क्रिकेट, इन किस चीज़ में वो इंटरेस्ट ले रहे हैं ज़्यादा, वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बेस पे तुमको ये भी चेक करना है कि जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ उसकी ग्रोथ कितनी है, इन फ्यूचर तक वो कितनी ग्रोथ में जा सकती है। कि कल को जाके ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आज हेल्थ कैटेगरी स्टार्ट की है, आज मैंने हेल्थ की कैटेगरी स्टार्ट की है, कल को जाके वो हेल्थ, उस जो मैंने कैटेगरी फिटनेस के लिए वो जाके ख़त्म हो जाएगी, यानी उसकी कोई फॉर द फ्यूचर ग्रोथ नहीं है। तो ये भी चेक करना है कि जो भी आप कैटेगरी या नीच को सिलेक्शन कर रहे हैं उसकी फ्यूचर ग्रोथ होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म तक वो अच्छे से सस्टेन कर सके। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने ये कुछ एक स्टेप्स दिए। सबसे पहले क्या है, इसने सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट होता है कि तुम अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करो, अपने फैशन को करो कि तुम किस में अच्छे हो और क्या तुम कर सकते हो। अपने एक्सपीरियंस को कंसिडर कर सकते हो। कंसिडर यूर एक्सपीरियंस के अंदर आता है कि आज के पहले तुमने कोई एक, जैसे हेल्थ के रिलेटेड तुम बात कर रहे, हेल्थ के रिलेटेड तुमने आज से पहले क्या एक अच्छा लिखा था या फिर क्या किसी क्लाइंट को एक अच्छा डिलीवर किया था जिससे तुमको अच्छा एक आउटकम मिला था, अच्छा रिव्यू मिला था। और जिस भी नीच को आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें ये देखो कि अभी फ़िलहाल उसमें प्रॉब्लम चल क्या-क्या रही है और तुम उस प्रॉब्लम को कैसे रेक्टिफ़ाई कर सकते हो बिफ़ोर राइटिंग द कंटेंट बात कर रहे हो। ठीक है? जब भी हम कभी भी प्रोडक्ट प्रमोशन या फिर किसी भी सर्विस प्रमोशन के लिए कंटेंट लिखते हैं तो हमेशा उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे काम करते हैं कि जितना ज़्यादा हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा बेनिफिट रहेगा। आगे चलते हैं, इसके अंदर आता है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च का मतलब आता है कि एक्सप्लोर पोटेंशियल नीच। पोटेंशियल नीच का मतलब ये होता है कि ऐसे नहीं है कि आपको जैसे फिटनेस के रिलेटेड है तो फिटनेस में आपका इंटरेस्ट है तभी उसको आप चूज कर रहे हो। पोटेंशियल का मतलब होता है कि जिसमें, जैसे हेल्थ आपने लिया, हेल्थ के अंदर आप कितने सब टॉपिक्स को बना सकते हैं। मान लीजिए आपकी हेल्थ की कैटेगरी है ये हेल्थ की कैटेगरी, यहाँ पे माइक ब्लैक, ये आपकी हेल्थ की कैटेगरी। इस हेल्थ की कैटेगरी के अंदर आप कितनी सब कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो जिनके बेस में कंटेंट लिख सकता हूँ। हेल्थ के अंदर मैं फिटनेस के बेस पे, लाइफ स्टाइल के बेस पे, अच्छी ड्रिंक्स डाइट के बेस पे या फिर स्पोर्ट्स के बेस पे, मतलब कितनी मैं सब कैटेगरी क्रिएट कर सकता हूँ उनके बेस पे हम यहाँ पे बताते हैं। फिर अगला पार्ट यहाँ पे आता है कि आप मार्केट को एनालाइज करो कि आज के टाइम में उस इंडस्ट्री, जिस भी इंडस्ट्री के बेस पर आप कंटेंट लिखना चाह रहे हो उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या कंपटीशन है और क्या पोटेंशियल डिमांड है, कि इन फ्यूचर्स जो आने वाले टाइम है उसमें क्या डिमांड है, कि ये जो इंडस्ट्री होगी वो किस हिसाब से ग्रो करेगी। कहने का मतलब जिस हिसाब से आपकी इंडस्ट्री ग्रो करती है उस हिसाब से आपकी कंटेंट की डिमांड भी इंक्रीज होती है। यदि तुम्हारे कंटेंट को देखने वाला कोई नहीं है तो तुम्हारा कंटेंट वहाँ पे स्टैंड आउट नहीं करेगा। यदि तुम्हारे कंटेंट को देखने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं देन योर कंटेंट कैन बी स्टैंड आउट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ नीच। अब इसके बाद यहाँ पे तुमको आइडेंटिफाई करना होता है कि तुम्हारी टारगेट ऑडियंस क्या। व्हाट डू यू मीन बाय द टारगेट ऑडियंस? टारगेट ऑडियंस जो हमने पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर भी डिस्कस किया था कि किसको तुम अपना कंटेंट दिखाना चाहते हो। मान लीजिए मैं डाइट के रिलेटेड बात कर रहा हूँ, डाइट हेल्थ के अंदर मैं एक शुगर के रिलेटेड बीमारी की बात कर रहा हूँ, तो कंटेंट पढ़ेगा कौन? कंटेंट पढ़ेगा जिसको शुगर है या शुगर के रिलेटेड कोई लक्षण दिख रहा है, तो उसको मैं कैसे नर्चर करूँ, कर सकूँ उस कंटेंट के थ्रू, वो चीज़ अपने को देखना है। कि सबसे पहले जो भी हम टारगेट ऑडियंस फाइंड कर रहे हैं, इट कैन बी एज ग्रुप बेस, इट कैन बी अकॉर्डिंग टू द डिजीज, या फिर उसको हम कह सकते हैं कि किसी भी एक सेपरेट थिंग्स के बेस पे हम अपनी ऑडियंस को फाइंड करते हैं, उनको आप फाइंड करना होता है। फिर जो भी कंटेंट आप लिखना चाह रहे हो उसका कीवर्ड रिसर्च करो।
जब भी कभी भी आप ब्लॉग सबमिशन करते हो, ब्लॉग सबमिशन या फिर आप किसी भी वेबसाइट पे आके ब्लॉग पोस्ट करते हो, तो उसमें जो कंटेंट होता है वो पूरा अपना कीवर्ड बेसिस पे भी होता है। जब हमने एसईओ के क्लास के अंदर देखा था कि जब भी हम कभी ऑन पेज एसईओ करते हैं तो उसमें हम टाइटल के अंदर हेड जो अपना मेन हेडिंग होता है उसके अंदर हम वो करते हैं, कीवर्ड ऐड करते हैं, यूआरएल के अंदर करते हैं, फिर मेन पहले पैराग्राफ के अंदर कीवर्ड्स को ऐड करते हैं, फिर सब हेडिंग के अंदर कीवर्ड्स को ऐड करते हैं। तो ये पार्ट होता है। इस हिसाब से जब भी तुम कभी भी ब्लॉग लिखने जा रहे हो तो हमेशा अपने कीवर्ड्स को इंक्लूड करें उसके अंदर। ठीक है, ये कीवर्ड रिसर्च का पार्ट दैट वी कैन ऑलरेडी डिस्कस इन द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्लास। उसके बाद तुम यहाँ पे आओगे, अपनी नीच को रिफाइन करो। नीच को रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि नैरो डाउन योर फोकस। नैरो डाउन योर फोकस का मतलब क्या होता है कि इनिशियली ऐसा मत करो कि मैं हर जगह स्प्रेड कर सकूँ। जैसे मान लीजिए मैं हेल्थ के रिलेटेड बात कर रहा हूँ, तो हेल्थ के रिलेटेड मैंने यहाँ पे सब कैटेगरी दिखाया है। जब तुमने शुरू में स्टार्ट किया, ऐसा मत करना एक ब्लॉग पोस्ट इस पे लिख दी, एक इस पे लिख दी, एक इस पे लिख दी, एक इस पे लिख दी। इनिशियली आपको एक एक चीज़ से स्टार्ट करना। मान लीजिए पहले इससे कर लिया, जब ये पार्ट अपना आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की होगी, देन यू कैन गो फॉर दिस। फिर आप इस पे जा सकते हो, फिर आप इस पे जा सकते हो। तो ये कहने का मतलब होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को परफॉर्म करो, और हमेशा अपने जो भी, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जैसे आप एक चीज़ पे कंटेंट लिख रहे हो तो उससे आपकी उस चीज़ के अंदर स्किल्स डेवलप हो रही है, और जितनी ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी उस टॉपिक के बारे में उतने ही अच्छे से आप कंटेंट को एक्सप्लेन कर पाओगे अपने ऑडियंस के थ्रू। अब आप एक साथ 10 टॉपिक को पकड़ोगे तो 10 टॉपिक में आपके एक जो हैंड ऑन प्रैक्टिस या हैंड ऑन एक्सपीरियंस होगा वो नहीं हो पाएगा। जब तुम एक एक टॉपिक करके पकड़ोगे तो एक टॉपिक के अंदर आपका फुल हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा, और उसके बेस पे आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करके ऑडियंस को डिलीवर कर सकते हो। आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी देखना है, कि कहने का मतलब कि इन फ्यूचर वही है कि आने वाले टाइम के अंदर कितनी इसमें पोटेंशियल है, कितना ग्रोथ है, कितना रिवेन्यू आई कैन जनरेट फ्रॉम दैट। क्योंकि मनी इज़ द मोटिवेशन। कोई भी आप काम कर रहे हैं, यदि आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, वो कुछ एक्सपेक्शनल केस होता है, कोई कहता है कि मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, बट एवरी वन इज़ वर्किंग फॉर द मनी। तो हमेशा ये भी आइडेंटिफाई करना है कि तुम कितनी तुम्हारी उसमें ग्रोथ है, पोटेंशियल। लुक फॉर अंडरस्टैंड एरियाज, इसके अंदर आता है कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है इस नीच के अंदर और कैसे मैं उस गैप को फिल कर सकूं, वो चीज़ आपको देखनी है। देखिए कंटेंट राइटर आज के टाइम में भर के है, आप उनसे कैसे स्टैंड आउट हो जाते हो, दैट इज़ द मेन पार्ट। कैसे आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो फ्रॉम दिस काइंड ऑफ द कंटेंट राइटर्स। यदि जो कंटेंट राइटर आज के टाइम में सेम टाइप का, मान लीजिए मोस्टली क्या हो रहा है कि जो भी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो सेम टाइप पे कर रहे हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग पे कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग, हाउ कंटेंट राइटिंग वर्क, इन टाइप के ब्लॉग्स के ऊपर लिख रहे हैं। तुम कैसे अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो फ्रॉम द करंट टॉपिक, जो आज तक जिन्होंने भी टॉपिक लिखे हैं उनसे अलग कैसे लिख सकते हो। तुम लिख सकते हो हाउ कंटेंट राइटिंग इज रैपिडली चेंजिंग फ्रॉम दिस, मतलब एआई कैसे इंटरफेस करे, जितने भी नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं उनको तुम वहाँ पे इवोल्व कर सकते हो, और कुछ ऐसा बता सकते हो कि जो एग्जैक्टली प्रॉब्लम को हिट करे। आप अपने टेस्टिंग एंड जब आप सारी चीज़ें आप कर ले रहे हो तो उसके बाद टेस्टिंग एंड एडिटेशन का आता है, मतलब जिस भी नीच के अंदर आप सिलेक्शन कर रहे हो उसमें आप अपने एक कंटेंट लिखे, कंटेंट लिखने के बाद आप उसको टारगेट जो भी आपकी ऑडियंस है उसके पास दो, वो देख आप उनसे फीडबैक लिख सकते हो कि हाउ माई कंटेंट, ठीक है, कैसा कंटेंट काम कर रहा है, कैसी चीज़ें काम कर रही है, उनसे वहाँ पे आप नीच को टेस्ट कर सकते हो, फीडबैक ले सकते हो। जैसे जैसे वो फीडबैक देते जाएंगे तो तुम्हारा जो कंटेंट है उस फीडबैक को तुम इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर देना। इम्प्लीमेंटेशन के बाद तुम्हारा कंटेंट रिफाइन होके आएगा। दिस इज़ द न्यू वर्जन ऑफ द कंटेंट दैट कैन बी बेटर फ्रॉम द प्रीवियस वर्जन ऑफ द कंटेंट। तो ये कहता है कि जो भी आपका कंटेंट पहले वाला कंटेंट है उसको आप रेक्टिफाई करके चलो, ठीक है। टेस्ट। हेलो हाँ आदिवाज। सर, स्क्रीन थोड़ा जूम कर दीजिए बस थोड़ा सा। हम्म।
द फर्स्ट थिंग इज़ द इंट्रोडक्शन टू कंटेंट राइटिंग। इसके अंदर होता है कंटेंट राइटिंग होता है क्या। कंटेंट राइटिंग की हमने डिस्कस कर ली कि कंटेंट राइटिंग होती क्या है, और उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ द कंटेंट राइटिंग। बिना कंटेंट के आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। आप चीज़ कुछ भी काम कर रहे हो, आप ब्लॉग्स लिख ले, आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना चाह रहे हो, आप अपने सोशल मीडिया को प्रमोट करना चाह रहे हो, आपको कंटेंट राइटिंग की नीड होगी। आप ब्लॉग भी लिखोगे, ये जो लिखा हुआ है ये भी कंटेंट के थ्रू हो रहा है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ द कंटेंट राइटिंग कि आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, चाहे आप एसईओ कर रहे हो, एड्स चला रहे हो, या फिर ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, व्हाट्सएप ऑटोमेशन कर रहे हो, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हो, सभी के अंदर कंटेंट राइटिंग की नीड होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ द कंटेंट राइटिंग कि आप कौन कौन से कंटेंट को लिख सकते हैं। आप आर्टिकल को लिख सकते हैं, ब्लॉग्स को लिख सकते हैं, वेबसाइट के कंटेंट को लिख सकते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं। उसके बाद कौन कौन से स्किल्स आनी चाहिए। सबसे पहले आता है रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता है कि आपको हमेशा ये आइडेंटिफाई करना होता है कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, और मैं जो टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक कैसे मेरी ऑडियंस को मैं बेटर डिलीवर कर सकता हूँ। सो जिस भी चीज़ के ऊपर आप लिखने जा रहे हो उससे पहले 5 या 10 आर्टिकल आप उसके बारे में पढ़े। जैसे आप उस आर्टिकल को पढ़ते हो तो एक डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपको उस टॉपिक की। फिर आप ये आइडेंटिफाई कर, रिसर्च कर लिया, अब जो 5-10 आर्टिकल पढ़े हैं उसमें आपको लूप होल भी पता लगेगा कि किस इस आर्टिकल में क्या गलती है, क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, दूसरे आर्टिकल में क्या गलती है, क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो 5-10 आर्टिकल का मिक्सचर लेके आप उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो उसकी एक कॉपी लिखो। अब जब आप उसकी एक कॉपी लिख दोगे 5-10 आर्टिकल कॉम्बिनेशन लेके, अब उसको एक बार ग्रामरली चेक कर लो कि आपके ग्रामर के बेस पे कंटेंट ठीक है या नहीं है। ये सारी चीज़ें होती है। तो सबसे पहले आपको रिसर्च करनी होती है, जितने भी आर्टिकल उस टॉपिक के रिलेटेड पर्सेंट है उन सभी को पढ़ो, देखे, और उसके बाद उसमें अपनी क्रिएटिविटी लगा के एक नया आर्टिकल जनरेट करें, और उसके बाद उसको ग्रामरली वगैरह टूल से ग्रामर वगैरह चेक कर ले कि उसका स्कोर कितना आ रहा है। आप अपनी ऑडियंस को कैसे अंडरस्टैंड कर पाओगे। ऑडियंस को अंडरस्टैंड करने के लिए आप सबसे पहले अपने टारगेट ऑडियंस को फाइंड करें, बायर पर्सोना क्रिएट करें। जो हमने पर्सनल ब्रांडिंग के सेशन के अंदर देखा था कि कोई भी यूजर्स है, जैसे संजय है, संजय मेरी ऑडियंस है मान लीजिए, आप संजय को पसंद किया है, संजय हेल्थ के रिलेटेड लिख रहा हूँ तो संजय की डिजीज़ क्या है, कौन कौन सी बीमारी है, किसके लिए वो ज़्यादा देख रहा है। तो इन सभी पूरा एक बायर पर्सोना जो हम क्रिएट करता है वो अपने को करना होता है, और बायर पर्सोना जो क्रिएट करता है वो आप खुद ही कर सकते हो। ऐसा नहीं है, जैसे नेट के अंदर भी तुम देखोगे, जैसे हम चैट जीपीटी के ऊपर चलते हैं एक बार, आप यहाँ पे आके जस्ट यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे मान लीजिए आपने लिखा क्रिएट बायो पर्सोना ऑफ बीपी मरीज। तो इसने पूरा यहाँ पे आपको दे देगा बायो पर्सोना, जिसे किस हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो कि उसका नाम, एज, जेंडर, लोकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल, पेन पॉइंट, मोटिवेशन, प्रेफर्ड कम्युनिकेशन चैनल। ये पूरा एक बायो पर्सोना होता है। आपके जो भी ऑडियंस होते हैं उसके बेस पर आपको ये क्रिएट करना होता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले इसने बता दिया कि उसकी बेसिक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है, फिर उसका हेल्थ स्टेटस क्या है कि वो बीपी से, हाई ब्लड प्रेशर से, उसका बीपी है वो रेगुलरली मॉनिटर होता है होम पे। फिर उसके गोल्स क्या है कि उसको कंट्रोल करना है बीपी। तो ये पूरी चीज़ें होती है। जब आप इस बायो पर्सोना को क्रिएट कर लेते हो तो उसके पास, आपके पास ऑडियंस का पूरा लिस्ट होता है, डाटा होता है, और उसी चीज़ के हिसाब से आप उस टारगेटेड कस्टमर को बाद में कभी भी पिच कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे राइटिंग फॉर डिफरेंट ऑडियंस होता है, एक होता है B2B, दिस इज अ बिजनेस टू बिजनेस। जब भी हम कभी बिजनेस टू बिजनेस डील करता है, मान लीजिए एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ डील कर रहा है, दैट इज B2B। तो बिजनेस टू बिजनेस के लिए अलग लिखा जाता है जहाँ पे बल्क में सेलिंग होती है। दूसरा B2C होता है, बिजनेस टू कस्टमर। यहाँ पे जो बिजनेस होगा वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट सर्विस को कस्टमर को पिच करेगा। जब B2B की बात करें तो हम एक बिजनेस के प्रोडक्ट को दूसरे बिजनेस के लिए प्रमोट करने की हम कोशिश करेंगे। B2C के अंदर कि हम अपने कस्टमर को इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे इंस्टेड ऑफ द बिजनेस। ठीक है, हमेशा जो कस्टमर जिस टाइप की टोन्स को पसंद करता है उस टाइप के टोन्स में हम अपने कंटेंट को लिखना स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे
किसी भी चीज़ का कंटेंट लिख रहे हैं, जो भी कंटेंट टोन्स जो लोग पसंद कर रहे हैं उसके बेस पे हम अपने कंटेंट को लिखने की कोशिश करें। अब मैं लिख रहा हूँ जैसे पोएटिक, मेरी जो ऑडियंस है वो प्रोफेशनल को पसंद करती है, तो हमेशा प्रोफेशनल के ऊपर अपने को फोकस करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है रिसर्च एंड आइडिया जनरेशन, कि आप अपने कंटेंट की कहाँ से रिसर्च कर सकते हो, कहाँ से आइडिया को जनरेट कर सकते हैं, उन चीज़ों की हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसे तुम यहाँ पे आओगे, एक वेबसाइट होती है डेट द आंसर द पब्लिक। इस वेबसाइट के अंदर तुम यहाँ पे आओगे, यहाँ पे तुम कोई भी टॉपिक है तुम्हारा, उस टॉपिक को तुम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे तुमको लिखना है जैसे डिजिटल मार्केटिंग। आपने डिजिटल मार्केटिंग लिखा, जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे तो तुमको ये पूरा चार्ट सा क्रिएट करके दे देगा कि 123 क्वेश्चन है जो हाईली सर्च हो रहे हैं। अब इसके अंदर तुम यहाँ पे देख सकते हो कि विच डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन इज़ बेस्ट, विच डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज़ बेस्ट फॉर बिगनर। ये सारे टॉपिक्स होते हैं, इनके बेसिस पे आप अपने कंटेंट को लिख सकते हैं। तो ये अपना पार्ट होता है कि यहाँ से हम कंटेंट देख सकते हैं कि मेरी ऑडियंस किस किस टाइप को देखना पसंद कर रही है और किस किस चीज़ के बेस पर मैं अपना कंटेंट लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आप जिस टॉपिक का एक आइडिया लगा सकते हो, उनके बेस पर आप कंटेंट को लिख करके अपने ब्लॉग्स या फिर अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर पब्लिश कर दोगे। तो ये एक मेन बेनिफिट होता है इसका। ठीक है, दूसरा तुम यहाँ पे एक सेकंड वे होता है जिसके थ्रू तुम अपने यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो कंटेंट का। कंटेंट का मतलब रिसर्च करने का जो गूगल के थ्रू होता है, कि मेरी ऑडियंस जैसे यूट्यूब के लिए लिख रहे हो तो यूट्यूब तुमको बता देगा कि कौन कौन से कंटेंट लोग सर्च कर रहे हैं उस रिलेटेड, और गूगल भी आपको बता देता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम गूगल पे चलते हैं। जैसे हम गूगल के अंदर आएंगे तो यहाँ पे कोई भी कंटेंट है, मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखना। अब जितने भी आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहे, कोर्स गुड़गांव, दिल्ली, एजेंसी, जॉब इन गुड़गांव, मीनिंग, ये सारे जितने भी टर्म्स होते हैं, ये टर्म्स यूजर के द्वारा सर्च किए जा रहे हैं, इनके बेसिस पे भी हम अपने कंटेंट को लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब तुम आगे चलते हैं, यूट्यूब कंटेंट के लिए आप बात कर रहे हैं तो यूट्यूब कंटेंट के लिए भी सेम आपको अपना यूट्यूब ओपन करना है। जैसे ही हम यूट्यूब को ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो आप सर्च का जो टर्म होता है, इसके अंदर आप जो भी टर्म्स को लिखोगे, जैसे डिजिटल जनित को डिजिटल मार्केटिंग लिखोगे, तो तुमको यहाँ पे जितने भी दिखा रहे हैं फुल कोर्स इन हिंदी क्या है, ये जितने भी टर्म्स होते हैं ये टर्म्स सर्च कर रही है बाय द यूजर्स। ये इन टर्म्स को यूज़र सर्च कर रहे हैं, तो इनके बेस पे भी तुम अपने कंटेंट को यूट्यूब के ऊपर लिख सकते हैं, दैट कैन बी रैंकिंग बेटर। ठीक है, तो इस बेस पे हम अपने कंटेंट को रिसर्च कर सकते हैं और आइडिया को जनरेट कर सकते हैं। ऑन आइडिया को जनरेट करने के बाद हम अपने कंटेंट को रीराइट कर सकते हैं। अब आपकी मेन आता है कि स्ट्रक्चर योर कंटेंट, कि आप अपने कंटेंट को कैसे स्ट्रक्चर करें। अब मैं तुमको यहाँ पे एग्जांपल के साथ चलते हैं इसमें। मान लीजिए एक वेबसाइट ओपन करते हैं, तो जो हमने बात कर रहे हैं कौन सा कंटेंट है,
स्ट्रक्चरिंग योर कंटेंट, इसके अंदर क्या है कि आप अपने कंटेंट को स्ट्रक्चर रखो। जैसे आपको ये कंटेंट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर प्रॉपर यहाँ पे टाइटल दिखाई दे रहा है, फिर पैराग्राफ आ गया, फिर टाइटल आ गया, फिर बोल्ड हो रखे हैं, फिर हेडिंग आ गई, फिर पैराग्राफ, फिर इमेज आ गई, बोल्ड आ गए। तो इस हिसाब से इसमें ना पूरा फॉर्मेटिंग है। एक होता है कि इस फॉर्मेटिंग में जब हम कंटेंट को लिखते हैं तो ऑडियंस को भी जो देखती है इस कंटेंट को, जो ऑडियंस देखेगी वो अच्छा फील करेगी। अब एक मेथड होगा कि इस कंटेंट को आप जस्ट नॉर्मल पुट कर दो बिना किसी स्टाइलिंग वगैरह के। अब जैसे एक कंटेंट ही है, आप इस कंटेंट को इस हिसाब से ऐड कर दोगे तो मोस्टली कम चांस है कि इस ऑडियंस को उसको देखेंगे। तो कहने का मतलब होता है कि जो जितना आप बेटर रिप्रेजेंटेशन करोगे अपने कंटेंट का, उतना ही ऑडियंस आपके कंटेंट को लाइक करेगी और उतना ही ऑडियंस होगी वो कंटेंट को पढ़ेगी और एक पेज से दूसरे पेज पे, एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट को रीड करती रहेगी। ठीक है, राइट एंगेजिंग कंटेंट आता है। अब मेन चीज़ आती है, सबसे पहले जो कंटेंट होता है, मान लीजिए आपकी ऑडियंस आई, और जब आपकी ऑडियंस आपके पास आई तो सबसे पहले ब्लॉग के अंदर क्या देखते हैं, टाइटल देखते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले जो भी आप टाइटल लिख रहे हो आप अपनी बिजनेस या किसी भी अपनी चीज़ के लिए, उस टाइटल को एक कैची रखें कि जैसे ही आपकी ऑडियंस उस टाइटल को देखते हो तो डेफिनेटली वो क्लिक करे, क्लिक करने के बाद वो आपकी वेबसाइट पे आ जाए। अब उसके बाद यहाँ पे जो भी पहला पैराग्राफ होता है, ऑडियंस क्या होगी, सबसे पहले टाइटल देखेगी, टाइटल अच्छा है तो उस पर क्लिक करके सिंगल पेज पे आएगी। अब जैसे मैं इस पेज पे गया, इस पे बहुत सारे आर्टिकल दिखाई दे रहे हैं। अब मैं कौन सा आर्टिकल पे क्लिक करूँगा जो मेरे को अच्छा लगेगा, जो मेरे को अट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए ये अट्रैक्ट कर गया, अब मैंने इस पर क्लिक किया, अब इसको मैं पूरी यहाँ पे चीज़ों को देख सकता हूँ। सेम मान लीजिए ये है, इस पर मैंने अच्छा लगा, इसमें मैं क्लिक करूँ तो आने दो इसको। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे मैं क्लिक करके आया तो सबसे पहले ऑडियंस क्या पढ़ेगी, ये पहला पैराग्राफ। तो हमेशा ये होता है कि जो भी आपका टाइटल होता है वो अच्छा क्रिएट करें, और जो भी आपके जो डिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है इसको भी आप अच्छा रखो, जो पहला डिस्क्रिप्शन होता है, ताकि आपकी ऑडियंस आपके साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, आप स्टोरी का यूज़ करें, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कंटेंट केवल रैंकिंग के लिए बनाया है। कंटेंट ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मेरे लिए ही बनाया गया है, यानी जिस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन देखना चाह रहा था उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को वहाँ पे मीट कर रहा है। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हम एक कंटेंट के थ्रू मल्टीपल ऑडियंस को कैप्चर कर सकते हैं, ऐसी कभी पॉसिबिलिटी नहीं आती। संजय की कुछ अलग सोच होगी, मेरी कुछ अलग सोच होगी, किसी और की कुछ अलग होगी, तो वो अपने प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से उस कंटेंट को पढ़ेगा। जो यूजर क्रिएट, जो भी मान लीजिए जो मेन पर्सन है, जो क्रिएटर है कंटेंट का, वो क्रिएट कर रहा है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है क्रिएट करते वक्त, पर जो पढ़ने वाले, जो विजिटर्स है, जो यूजर्स है, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो वो कंटेंट को उस हिसाब से वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, बट आपकी जो ट्राई होना चाहिए वो आप इसी हिसाब से रखिए कि कंटेंट जो देखिए उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर मिले, और जो भी उसके डाउट्स होते हैं उस टॉपिक के रिलेटेड वो ईजिली क्लियर हो सकते हैं फ्रॉम दैट कंटेंट। इसके अंदर आगे आता है एसईओ फॉर द कंटेंट राइटिंग, कि जब भी तुम कंटेंट लिखते हो तो उसके लिए एसईओ का यूज़ किया जाता है, जो ऑन पेज एसईओ के अंदर देखा था कि जैसे आपका कीवर्ड यूआरएल के अंदर आना चाहिए, फिर टाइटल के अंदर आना चाहिए, पहले पैराग्राफ के अंदर आना चाहिए, हेडिंग और सब हेडिंग के अंदर आपका जो कीवर्ड है वो आना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी वो अपना यहाँ पे एसईओ के लिए होता है, कि आपका एसईओ जो कंटेंट राइटिंग के अंदर एसईओ को इंक्लूड करना होता है। है, आप अपनी इमेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ऑल टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो, जो भी चीज़ें हमने एसईओ के ब्लॉग पोस्ट के सेक्शन में देखी थी। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग का ऑप्शन आता है, इसका मतलब क्या होता है कि हाउ टू एडिट कंटेंट। सबसे पहले जब भी आप कोई भी कंटेंट लिखते हो उस कंटेंट को चेक करो कि वो एक ठीक है, मतलब जो मैं उस कंटेंट से बताना चाह रहा हूँ वो एक क्लियर मैसेज वहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ऑडियंस को, वो चीज़ चेक करनी होती है। दूसरा, इसके अंदर आपको ग्रामर के चेक करना होता है कि इस कंटेंट के अंदर कोई ग्रामरली एरर वगैरह नहीं है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, आपको एक टूल्स यहाँ पे जैसे ग्रामरली के अंदर चले जाना, ये ग्रामरली टूल्स के थ्रू तुम अपने ग्रामर्स वगैरह को चेक कर सकते हो। हम्म, इस पर आप साइन अप पे क्लिक करना, अकाउंट से लॉगिन करना, कंटिन्यू।
अब आपके पास इस टाइप्स का एक ना ग्रामरली अकाउंट ओपन हो जाएगा पूरा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांग सकता है। जैसे यहाँ पे पूरा इसने वहाँ पे क्रिएट कर दिया कंटेंट। अब यहाँ पे क्या है, अकाउंट क्रिएट हो गया अपना। न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना। अब क्या करना कि कोई भी कंटेंट है, मान लीजिए हम इस कंटेंट को ले रहे हैं, जैसे इससे कुछ लिखवा लेते हैं। राइट ब्लॉग पोस्ट, जैसे हम एक नई चैट को ओपन करते हैं। राइट ब्लॉग पोस्ट ऑन एसईओ। अपने को एक ब्लॉग पोस्ट लिख के दे देगा। अब इसमें ग्रामरली कैसे इवोल्व करता है उस चीज़ को हम वहाँ पे देखेंगे। जैसे इसने ये ब्लॉग पोस्ट लिख दिया, पेस्ट किया हमने। पेस्ट करने के बाद जब हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो आपके पास काफ़ी ब्लॉग है। अब इसके अंदर राइट साइड के अंदर तुम यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर कुछ एरर्स दिखा रहा है। ये जो आप ये कुछ एक बार दिखाएगा कि आपके यहाँ से ये चीज़ एक्सेस कर सकते हो, वो सारी चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। टैब, ये गोल्स की टैब आती है। इस गोल्स के अंदर देख सकते हो कि आपकी ऑडियंस कौन है। जनरल है, यानी कि जो नॉर्मल लोग होते हैं। नॉलेजेबल, कि उनको आइडिया है चीज़ों का। एक्सपर्ट है, जो मतलब जो इस फील्ड के अंदर उनको पहले से नॉलेज हो और अच्छे खासे एक्सपर्ट है। आप अपने कंटेंट को कैसे लिखना चाहते हैं, फॉर्मल लिखना चाहते हैं, इनफॉर्मल लिखना चाहते हैं, न्यूट्रल लिखना चाहते हैं। आपकी डोमेन क्या, एकेडमिक में, बिजनेस में, या फिर ईमेल के बेस पे लिखना चाहते हैं, कैजुअल में, तो ये प्रो के लिए होता है। ठीक है, आपका मेन इंटेंट क्या है, आपको जस्ट अपने कंटेंट के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करना है, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना है, या फिर उनको कन्वीनियंस करना है फॉर परचेजिंग समथिंग, या फिर आपको एक स्टोरी बतानी है। तो जो भी ऑप्शन होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। मान लीजिए आपको कन्वीनियंस करना है तो कन्वीनियंस पे क्लिक करके डन पे क्लिक करना। अभी उसी के बेस पे आपको पूरा कंटेंट पे स्कोर वगैरह बताएगा। जैसे अभी स्कोर कितना दिखा रहा है, 92 दिखा रहा है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो ये कंप्लीट आपको दिखा देगा कितने करेक्टर्स है, कितने वर्ड है, कितने सेंटेंस है, कितना टाइम ले रहा है रीडिंग का, स्पीकिंग टाइम कितना होगा, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे बता देगा। यूनिक वर्ड कितने हैं, रेयर वर्ड कितने हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता देता है। अपना जो काम होता है, हम अपने को स्कोर मेजर करना होता है। यहाँ पे जो आपका 92 आ रहा है, उसके बाद जो भी ये दिखा रहा है, जैसे इस पर तुम क्लिक करोगे, ये कह रहा है कि इस प्रोसेस को हटा दो, कि जैसे एसईओ इज ऑफ ऑप्टिमाइजिंग। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोसेस हट जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है एसईओ इज ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट। अब आपका जो स्कोर है वो 93 हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे हम नीचे आते हैं, इस यहाँ पे फिर नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे दिखा रहा है ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स। ये कुछ टाइप होते हैं जो अपने सजेशन देते हैं, ये प्रो के सजेशन होते हैं, यानी हम इसमें फ्री में मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये अपने पेड के लिए होता है। फिर उसके बाद इसमें भी आता है, सेम पेड के अंदर है। इसके अंदर एंड के अंदर एक ऑप्शन दिखा रहा है कि आप इसको एंड को हटा सकते हो और डायरेक्ट लिख सकते हो, क्रिएट वैल्यूबल रिलेवेंट एंगेजिंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से लिख सकते हो। तो बाकी इसके अंदर ये कुछ नहीं दिखा रहा, बाकी प्रो के अंदर दिखा रहा है, तो इसके अंदर अपने को कोई नीड नहीं है। हम जस्ट क्या करेंगे, इस कंटेंट को यहाँ पे कॉपी करेंगे, यानी ग्रामरली के हिसाब से हमारा कंटेंट फिक्स है। इसमें कुछ ये सजेशन है जो अपने को प्रो के अंदर मिलेगी, हम प्रो लेते हैं। दैट राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन द फ्री प्लान। तो फ्री प्लान के लिए भी हमारा कंटेंट वर्थ इट है। अब इसके अंदर इसने कुछ और एरर यहाँ पे, वो ये प्रो के लिए मांग रहा है, बाकी अपने को जो फ्री वाले होंगे वो आपको यहाँ पे सारे दिखा देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इस कंटेंट को कॉपी करना है। कंटेंट को कॉपी करने के बाद तुम आ जाना है प्लेगरिज्म चेक कर। अब अपने कंटेंट को ये चेक करना है कि हमारा कंटेंट कहीं से कॉपीड नहीं है या फिर डुप्लीकेट नहीं है।
मतलब ये कंटेंट तो आपका यूज़ के लिए हो चुका, आप इस कंटेंट को यूज़ कर सकते हो। बस एक चीज़ देख लेना कि जो अभी जो हमने जो कंटेंट है वो चैट जीपीटी से निकाला है, तो चैट जीपीटी कंटेंट को हम कैसे डिटेक्ट करें कि कोई भी कंटेंट चैट जीपीटी से लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए तुम यहाँ पे जस्ट आके एक वेबसाइट होती है जीरो जीपीटी, जैसे तुम जीरो जीपीटी पे क्लिक करोगे तो इसके बेस पे तुम अपने कंटेंट को चेक कर सकते हो कि मेरा कंटेंट एआई डिटेक्टिव है नहीं है। जैसे मैं डिटेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये पूरा दिखा देगा कि इतना कंटेंट मेरा एआई के बेस पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे दिखा रहा है 92% जो मेरा कंटेंट है वो एआई के बेस पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा एआई बेस्ड कंटेंट रैंक नहीं होता। एआई बेस्ड कंटेंट यदि तुम्हारा अच्छा है, मतलब जो पूरी इन्फॉर्मेशन तुम देना चाह रहे हो पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है, और तो उसको सर्च इंजन को दिखाने के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, और दे कैन डेफिनेटली शो योर कंटेंट। ठीक है, अब अपना क्या स्टेप्स आएगा कि आपका यहाँ पे एआई जनरेटेड कंटेंट आ गया, अब आप इसको रेक्टिफाई करना होगा। रेक्टिफाई कैसे करोगे? कई वेबसाइट आती है जो ह्यूमनाइज कंटेंट को क्रिएट कर देती है, जैसे ह्यूमनाइज कंटेंट। जैसे आप ह्यूमनाइज कंटेंट लिखोगे तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे, ह्यूमनाइज.pro, एचरेफ, क्विलबॉट। क्विलबॉट एक अच्छी वेबसाइट है जो मोस्टली आज के टाइम में यूज़ भी करता है। इसके अंदर तुमको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिलती है, जैसे ग्रामर चेकर, ये सारी चीज़ आपको मिलती है। तो इसके अंदर तुम क्या करोगे, यहाँ पे जो भी तुम्हारा कंटेंट है इसके अंदर पेस्ट करना, और यहाँ पे ह्यूमनाइज पे क्लिक करना, तो ये तुम्हारे कंटेंट की वर्डिंग को चेंज कर देगा, जैसे तुमको यहाँ पे दिख रही है। अब इस कंटेंट को ये एज ए ह्यूमनाइज रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा पूरा कंटेंट ह्यूमनाइज चेंज हो जाएगा, बट तुमको खुद मैनुअली भी उसमें एफर्ट करने पड़ते हैं, और उन एफर्ट के बेस पे तुम अपने कंटेंट को वहाँ पे कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो। इसने अभी इतना कंटेंट दिया, अब ये कह रहा है कि द अल्टीमेट गाइड था उसको इसने चेंज कर दिया द कंप्लीट गाइड। फिर था बूस्ट योर रैंकिंग वेबसाइट विजिबिलिटी, तो इसने कर दिया इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ द वेबसाइट। अब इस कंटेंट को हम चेक करते हैं कि कितना एआई डिटेक्टर आ रहा है। सेम जाएंगे, पेस्ट करेंगे, डिटेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब ये 88 आ रहा है। तो यानी इसमें कहने का मतलब ये तुमको थोड़ा बहुत खुद मॉडिफाई भी अपने एंड पे करना पड़ेगा। और दूसरा इसके अंदर एक ट्रिक्स होती है कि जैसे तुम एक बार अपने कंटेंट को कहीं भी डॉक्स वगैरह में पेस्ट कर लेते हो, फिर उसके बाद तुम एआई डिटेक्ट के बेस पे जाते हो, तो तुम वहाँ पे जो डिटेक्शन का जो पार्ट होता है वो कम हो जाता है। जैसे वर्ड के अंदर गए, अब तुम यहाँ पे अपने कंटेंट को पेस्ट करते हो, कंटेंट को पेस्ट करने के बाद इस कंटेंट को कॉपी करना, और दोबारा जब तुम एआई डिटेक्टिव के अंदर जाओगे, राइट क्लिक करके इसको तुम कीप टेक्स्ट ओनली पे क्लिक करके यहाँ पे तुम जाके इसके अंदर भी आके तुम यहाँ पे इसको पेस्ट करोगे, डिटेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करोगे। मोस्टली केस में जब तुम इसको वेबसाइट वगैरह पे लगाते हो तो ये हो जाता है, ये काम अपने ट्रिक्स काम कर जाती है कि जो भी एआई डिटेक्टिव वगैरह कंटेंट आता है वो वहाँ पे हो जाएगा। अब जैसे तुम ह्यूमनाइज टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये तुमको दूसरी वेबसाइट पे भी लेके जाता है जहाँ से तुम इसको ह्यूमनाइज कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे टेक्स्ट तुमने ये लिख दिया, ये वाला टेक्स्ट है, इसको कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब ह्यूमनाइज पे हम क्लिक करेंगे, ये आपको ट्रायल के लिए मांगेगा, यहाँ से ट्रायल कर सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत वर्डिंग का चेंज होता है, जो तुम डॉक्स के अंदर आके मैनुअली थोड़ा बहुत चेंज कर दोगे तो वो अपना वहाँ पे ह्यूमनाइज हो जाएगा। अब वो एआई डिटेक्टिव क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो क्विल बोट है ये भी एआई के थ्रू ही अपना ह्यूमनाइज कर रहा है उस चीज़ को, तो उसकी वजह से एआई डिटेक्टिव दिखा रहा है। अब ऐसा हम जो कह रहे हैं कि एसईओ कंटेंट भी रैंक हो, तो हम कैसे सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे तुम कुछ भी लिखते हो, मान लीजिए तुमने व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग लिखा है, तुमने इस पर सर्च किया, अब इसके अंदर तुमको कई कंटेंट यहाँ पे दिखाई देंगे, एक एक को चेक करते हैं कि कौन सा कंटेंट रैंक हो रहा है या नहीं हो रहा। ये तो थोड़ा पॉइंट के बेस पे हो गया, इसको जैसे हम पूरे को देखते हैं, एआई डिटेक्टिव की वेबसाइट में आता है, पेस्ट करता है, डिटेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करता है, तो अपना
सेम हम यहाँ पे आएंगे। अब इसके अंदर बिल्कुल 0% है, क्योंकि हब स्पॉट किए तो यहाँ पे बिल्कुल बिना उसके लिखेंगे। ठीक है, कुछ ऐसी वेबसाइट पाएगी जो रैंक हो गई, जिनका कंटेंट पूरा चैट जीपीटी से तुमको दिखाई देगा। अब जैसे तुम इसके अंदर देख सकते हो कि 5.82% है वो ए आई जी पी टी का है। तो इस हिसाब से तुम थोड़ी सी नीचे चलो, क्योंकि ब्रॉड टॉपिक, इस ब्रॉड टॉपिक के अंदर काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स आती है जिनका अच्छा डी ए पी की वजह से रैंक होती है। बाकी कई कंटेंट ऐसे होते हैं जिन पे तुम देख सकते हो कि वो पूरे चैट जीपीटी से लिखते हैं और वो भी अपना रैंक होता है। बस ये होता है कि तुम चैट जीपीटी के अंदर किस हिसाब से उसको लिखवा रहे, किस हिसाब से तुम उसमें चेंज करवा रहे हो। अब इसका भी देख लो तुम, यहाँ पे 5.82% है, तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत तो मॉडिफाई करना होता है। लेकिन किसी किसी का जो ब्रॉड टॉपिक्स होते हैं उनके बेस पे वहाँ पे आता है। ठीक है, इस हिसाब से हम थोड़ा बहुत कंटेंट अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर एक दूसरी चीज़ की बात करते हैं, प्लेगरिज्म नाम का वर्ड होता है। प्लेगरिज्म होता है कि तुम जब भी दूसरी की वेबसाइट से कंटेंट को कॉपी करते हो तो वहाँ पे प्लेगरिज्म आता है। तो तुमको एक चेक टूल्स आता है, डायरेक्ट प्लेगरिज्म चेक। यहाँ से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरा जो कंटेंट मैंने लिखा है वो कितना परसेंट प्लेगरिज्म है। जैसे ये मेरा कंटेंट है, इस कंटेंट को तुम यहाँ पे आओगे, काफ़ी वेबसाइट दिखाई दे रही है, तुम चेक कर लेना, सभी वेबसाइट के अंदर सेम टाइप के रिजल्ट दिखाए जाते हैं। तो इसके अंदर हमें आए पेस्ट, हमने कंटेंट को पेस्ट किया। अब नीचे आके इसको चेक करेंगे, चेक प्लेगरिज्म। अब यहाँ पे नीचे आप आओगे तो ये दिखा रहा है, अभी यहाँ पे करेगा इसको स्कैन करना। अब यहाँ पे अपना प्लेगरिज्म को स्कैन कर रहा है। ये बेसिकली आपको बताता है कि सेम टाइप का कंटेंट किस किस वेबसाइट के ऊपर है।
अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो कंटेंट है वो प्लेगरिज्म हमने चेक कर लिया। इसमें 13% प्लेगरिज्म दिखा रहा है, 87% यूनिक दिखा रहा है। अब प्लेगरिज्म कौन कौन सी लाइन के अंदर है, इन लाइन के अंदर है। तो इसको जस्ट हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देंगे तो यहाँ से भी अपना प्लेगरिज्म हट जाएगा। अभी प्लेगरिज्म तुम देख सकते हो कि ये जो सेम कंटेंट जो यहाँ पे हाईलाइट हो रखा है, ये सेम कंटेंट आपको इस वेबसाइट के अंदर भी है। और फिर आप नीचे आओगे, ये जो कंटेंट है हाउ लॉन्ग इट टेक, तो ये सेम इसके अंदर भी है, हाउ लॉन्ग इट डज इट टेक। तो मतलब जो भी आपका कंटेंट होता है उन सेम टाइप की वेबसाइट के अंदर है, तो वो यहाँ पे दिखा देगा। आपका कंटेंट 70% से ज़्यादा यूनिक है तो वर्थ इट है, आप उसको यूज कर सकते हो, देयर विल बी नो काइंड ऑफ द इश्यू। ठीक है, ट्राई करें कि आप अपने कंटेंट को 70% यूनिक तक आप रखें। अब इसके बाद तुम यहाँ पे देख सकते हो कंटेंट प्रमोशन की। आप अपने कंटेंट को सोशल मीडिया पे, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू और जितनी भी वेबसाइट वगैरह होती है उन पे प्रमोट करने स्टार्ट कर दीजिए। और वहाँ से क्या होगी, आपके पास रीच आ जाएगी आपके कंटेंट के अंदर। जैसे आप सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर टॉपिक्स क्रिएट कर करके कंटेंट को प्रमोट करना स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ से भी रीच आनी आपके पास काफ़ी स्टार्ट हो जाएगी। मेजरिंग कंटेंट परफॉर्मेंस सबसे मेन पार्ट होता है कि जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो उसकी कंटेंट परफॉर्मेंस मेजर करना। आप अपने कंटेंट की, जैसे आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, तो उसकी डाटा को आप ट्रैक कर सकते हो फ्रॉम द गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स। दूसरा, तुम इसके अंदर बात कर सकते हो कि इसके वहाँ पे तुम वेबसाइट के अंदर व्यू भी देख सकते हो कि कितने लोगों ने मेरे पेज को देखा है। तो सारी चीज़ों को वहाँ पे तुम ट्रैक कर सकते हो। सोशल मीडिया के ऊपर जो एनालिटिक्स का जो डैशबोर्ड होता है वहाँ से तुम देख सकते हो कि पोस्ट का क्या स्टेटस है, क्या इंप्रेशन है, क्या चीज़ें आ रही है। बिकेमिंग एक सक्सेसफुल कंटेंट राइटर, इसका मतलब होता है कि आप अपने कंटेंट पोर्टफोलियो को बिल्ड करते जाओ, अपने वर्क को शोकेस करते जाओ और अपनी जितने भी ये काम होता है, जैसे कोई भी क्लाइंट्स होंगे उन क्लाइंट के साथ आप काम करना स्टार्ट करिए, चाहे छोटा क्लाइंट हो। जैसे जैसे आप क्लाइंट, आपके पास एक्सपीरियंस आता रहेगा, जैसे जैसे आपके पास पास्ट वर्क्स आते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ही आपकी जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आपके दूसरे प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको, मतलब आप इनिशियली एक छोटे क्लाइंट के साथ भी काम कर सकते हो, जो जो आपको लग रहा है उसको आप यूज़ कर सकते हो। आप अपनी फील्ड के रिलेटेड जितने भी अदर्स पर्सन होते हैं उनके साथ मेंबरशिप कर सकते हैं, उनके साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं। जैसे आप अलग अलग चीज़ के अंदर बात कर सकते हो। मान लीजिए कोई फेसबुक ऐड की सर्विस ऑफर करता है तो तुम उनके साथ टाइप कर सकते हो कि दोनों साथ मिलके आप फेसबुक एड्स की कर लेना और मैं कंटेंट राइटिंग की सर्विस दे सकता हूँ। तो इस बेस पे आप टाई अप कर सकते हो और अपने बिजनेस को भी हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं साथ के साथ। और जितने भी आपके बाकी के राइटर्स होते हैं उनके साथ भी टाई अप कर सकते हैं, जो वेल नोन राइटर्स हैं, जैसे उनको काम ज़्यादा होते हैं तो आप उसके काम को कर सकते हो। और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहे, जो भी कंटेंट आप लिख रहे हैं उन पर डेली बेसिस पे रिसर्च करें। और रिसर्च करने के बाद उस पर तुम देखते रहो क्या मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, क्या मैं इसके ज़्यादा अलावा कुछ चीज़ कर सकता हूँ। वो सारी चीज़ें आपको मैनुअली चेक करनी होती है। ठीक है, सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द कंटेंट राइटिंग। इसके अलावा तुमको कोई भी डाउट से कुछ भी तुमको पूछना है तो पूछ सकते हो।